प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली वीडियो के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिकरण किसे कहते हैं उस पर चर्चा की थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण या संस्थाओं पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक देखी जा सकती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो केवल वह हाड़ मांस का पुतला होता है, परंतु उसके अंतर्गत सीखने की योग्यता एवं क्षमता पाई जाती है। प्राणी शास्त्रीय शरीर के अंतर्गत वह जनरीतियां, लोकाचार, खान पान आदि को सीखता है और सीखने की यह प्रक्रिया बच्चे में जन्म से लेकर मृत्यु तक देखी जाती है। उसे ही सामाजिकरण के नाम से जाना जा सकता है। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति विभिन्न प्रकार के व्यवहारों तथा क्रियाकलापों को सीखता है और सीखकर आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने का प्रयास करता है। हम यहाँ सामाजिक अभिकरण की प्रमुख संस्थाएं जिन पर कुछ विस्तृत चर्चा करें। सामाजिकरण की विभिन्न संस्थाओं को हम दो भागों के अंतर्गत बांट सकते हैं। एक तो है प्राथमिक संस्थाएं और दूसरा है द्वैतिक संस्थाएं। प्राथमिक संस्थाएं वो संस्थाएं हैं जो सामान्यतः उसे पारिवारिक संपर्क के माध्यम से प्राप्त होती हैं। उन्हें प्राथमिक संस्थाओं के नाम से जाना जा सकता है, जिसके अंतर्गत है परिवार। परिवार में बच्चे का जन्म होता है और परिवार के अंतर्गत ही वह विभिन्न प्रकार के व्यवहार तथा क्रियाकलापों को सीखने का प्रयास करता है। परिवार को प्राथमिक पाठशाला के नाम से जाना जा सकता है, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रारंभ में बच्चे का लालन पालन परिवार के अंतर्गत ही किया जाता है। परिवार के अंतर्गत सामान्यतः वह विभिन्न प्रकार के व्यवहार तथा क्रियाकलापों को सीखता है। माता पिताओं से, भाई बहन से, दादा दादियों से आदि से सामान्यतः वह विभिन्न प्रकार के व्यवहार तथा क्रियाकलापों को सीखने का प्रयास करता है। परिवार ही वह पाठशाला है जिसके अंतर्गत व्यक्ति बच्चे का सामाजिकरण महत्वपूर्ण आधार पर देखा जा सकता है। परिवार के साथ हम कहें कि पड़ोस भी सामाजिक अभिकरण का प्रमुख संस्थाएं हैं। परिवार के बाद सामान्यतः बच्चा पड़ोस के अंतर्गत जाता है और पड़ोस के अंतर्गत जाकर वह विभिन्न प्रकार के व्यवहार तथा क्रियाकलापों को सीखने का प्रयास करता है। एक और जहां कुछ नकारात्मक व्यवहार सीखने को प्राप्त होते हैं तो कुछ सकारात्मक व्यवहार भी उसे सीखने को प्राप्त होते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि बच्चे के सामाजिकरण के अंतर्गत परिवार के बाद पड़ोस ही महत्वपूर्ण साधन अभिकरण माना जाता है, जिसके अंतर्गत वह सीखने का प्रयास करता है। सामाजिक अभिकरण के प्राथमिक साधनों के अंतर्गत हम यहाँ चर्चा करें परिवार, पड़ोस और तीसरा है मित्र मंडली। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जन्म के बाद बच्चा अपने मित्रों से विभिन्न प्रकार के व्यवहार सीखने का प्रयास करता है। अर्थात वह खेल के अंतर्गत खेल के नियम व खेल के अंतर्गत अनुशासन आदि को भी सीखने का प्रयास करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडली प्राथमिक अभिकरणों के नाम से जाने जा सकते हैं, जहां बच्चा विभिन्न प्रकार के व्यवहार तथा क्रियाकलापों को सीखने का प्रयास करता है। जहां एक और परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली आदि के साथ साथ हम कहें कि नातेदारी समूह के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार के व्यवहार तथा क्रियाकलापों को सीखा जा सकता है। अर्थात जब बच्चा सामान्यतः कुछ बड़ी स्थिति के अंतर्गत पहुंच जाता है और वह युवा की स्थिति के अंतर्गत आ जाता है और युवा के साथ साथ कहें कि वो प्रौढ़ की स्थिति के अंतर्गत भी आ जाता है, तो वह नातेदारी संबंधों के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार के संबंधों को सीखने का प्रयास करता है। नातेदारी संबंधों के अंतर्गत पारिवारिक समूह अर्थात रक्त संबंधी संबंधों से तथा इसके साथ साथ कहें कि विभिन्न प्रकार की रिश्तेदारियों के माध्यम से भी
वह सीखने का प्रयास करता है। हम यह कहें कि वह विवाह संबंधी रिश्तेदारों के माध्यम से, वह कुटुंबजन के सदस्यों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को सीखने का प्रयास करता है। एक और रिश्तेदारी के माध्यम से वह सामान्यतः विभिन्न प्रकार के संबंध किस प्रकार के होंगे उनको भी जानने का प्रयास करता है, अर्थात वहां किस प्रकार से व्यवहारों को किया जाएगा, रक्त संबंधियों के साथ किस प्रकार के व्यवहारों को किया जाएगा, ये सभी नातेदारी संबंधों के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। दूसरी ओर हम कहें कि सामाजिक अभिकरण के प्रमुख साधन या संस्थाएं जिनके अंतर्गत विवाह के कारण भी व्यक्ति के व्यवहारों में पर्याप्त अंतर देखा जा सकता है। विवाह के आयोजन के साथ साथ नए विचार, नई मान्यताएं, अनेक प्रकार की मान्यताओं के साथ साथ अनेक प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है, अर्थात विवाह के माध्यम से वह पति पत्नी के साथ साथ सामान्यतः नातेदारी संबंध आदि के अंतर्गत किस प्रकार की स्थितियां देखी जा सकती हैं उनको सीखकर अपनाने का प्रयास करता है। जहां और हमने सामाजिक अभिकरण के प्रमुख साधनों पर चर्चा की थी, अब तक हम प्राथमिक साधनों को देख रहे थे। इसके साथ साथ सामाजिक अभिकरण के और अन्य महत्वपूर्ण साधन देखे जा सकते हैं, जिसमें है शैक्षणिक संस्थाएं, अर्थात हम यह कह जा सकते हैं कि एक और जहां सामाजिक अभिकरण की संस्थाएं परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, नातेदारी समूह, विवाह संबंध आदि देखे जा सकते हैं, उसके साथ साथ सामाजिक अभिकरण के द्वैतिक साधन भी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। द्वैतिक साधन वे हैं जो परिवार से हटकर बच्चा सामान्यतः अन्य संस्थाओं के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता है। यहाँ है शिक्षण संस्थाएं, अर्थात हम कहें कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाएं जिसके अंतर्गत कॉलेज के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, विश्वविद्यालयों के माध्यम से सैद्धांतिक एवं आदर्श शिक्षा के द्वारा विभिन्न प्रकार के संस्कारों को सीखने का प्रयास करता है, अर्थात स्कूल के अंतर्गत वह अपने पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार, वह कॉलेज के अंतर्गत भी अपने पाठ्यक्रम व विभिन्न प्रकार के गुरुजनों के व्यवहार आदि के माध्यम से वह सैद्धांतिक ज्ञान को अपने आइडियल टीचर के आधार पर, आदर्शात्मकता के आधार पर सीखने का प्रयास करता है। इसके साथ कहें कि द्वैतिक संस्थाओं के अंतर्गत एक और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ साथ राजनीतिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, अर्थात राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत मत वोट डालना या राजनीतिक नियमों का पालन करना, विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कानून व अनुशासनात्मक आदि व्यवहारों को सीखने का प्रयास करता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक अभिकरण के द्वैतिक साधनों में राजनीतिक संस्थाएं भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसके साथ साथ कहें कि आर्थिक संस्थाएं, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जहां एक और शैक्षणिक संस्थाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, राजनीतिक संस्थाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, ठीक उसी प्रकार आर्थिक संस्थाएं भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं व्यक्ति का सामाजिकरण करने में। विभिन्न प्रकार के बाजार व्यवस्था के व दुकानों से व्यक्ति को लेन देन करते समय कैसा व्यवहार करना चाहिए, सहयोगात्मक स्थिति तथा प्रतिवादी स्थिति के अंतर्गत आर्थिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। बाजार में वस्तुओं के लेन देन के साथ साथ उसके सहयोगात्मक संबंध किस प्रकार के हैं या प्रतिवादी संबंध किस प्रकार के हैं आदि के द्वारा भी व्यक्ति विभिन्न प्रकार के व्यवहार सीखने का प्रयास करता है। जहां एक और आर्थिक संस्थाएं महत्वपूर्ण है, वहीं हम कह सकते हैं कि धार्मिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने में
एक और धार्मिक संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। धार्मिक व्यवहारों के माध्यम से व्यक्ति में शांति, चरित्र निर्माण, नैतिकता, पवित्रता एवं आदर्श के गुण देखे जा सकते हैं, जिनके माध्यम से वह स्वयं का विकास करने का प्रयास करता है। जहाँ एक और धार्मिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, वहीं हम कहें कि व्यवसाय संबंधी समूह का भी सामाजिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि व्यावसायिक संस्थाओं के अंतर्गत भी व्यक्ति विभिन्न प्रकार के व्यवहार तथा क्रियाकलापों को सीखने का प्रयास करता है। व्यवसाय के अंतर्गत व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की पदस्थान एवं स्थितियां, अर्थात विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के द्वारा सामान्यतः विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं के निर्वहन संबंधी व्यवहारों को सीखने का प्रयास किया जाता है। सामाजिकरण किसे कहते हैं तथा सामाजिकरण के विभिन्न अभिकरण क्या हैं, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सामाजिकरण किसे कहा जा सकता है, वह सामाजिकरण के विभिन्न अभिकरण या विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, जिसके अंतर्गत प्राथमिक संस्थाएं व द्वैतिक संस्थाओं पर कुछ विस्तृत चर्चा करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत भी इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।